उर्दू जोन 24 में खुशामदीद। नोबल इश्क यारन, अगली किस्त। तुम काया के पास अब काम नहीं करोगी, विक्टर ने सीधी बात कह दी। तुम होश में तो हो, क्या कह रही हो तुम? रोशनी विक्टर की बात पर भड़क उठी। और तुमने डील की है, अब पूरी करो। विक्टर ने अपनी बात दोहराई। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, और मैं क्यों अपने बॉस को छोड़ूं? वो अच्छा आदमी नहीं है, विक्टर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या क्या कहा? काया अच्छा आदमी नहीं है? ये मैं तुम्हारे मुंह से दूसरी बार सुन रही हूँ। तुम जानते हो क्या काया के बारे में? तुमसे लाख दर्जे बेहतर है वो। तुम एक हैवान हो और वो एक इंसान है। आइंदा मेरे बॉस के बारे में एक भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे साथ 4 दिन क्या गुजार लिए, तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझने लग गए हो। मैं तुम्हारे हुक्म पर सालों से अपने बॉस के साथ जो गुजारे हैं वो गद्दारी में बदल दूं, ये नहीं हो सकता। रोशनी ने गुस्से से विक्टर की तरफ उंगली करते हुए कहा। रोशनी की आंखें अब मजीद सुर्ख हो रही थी। अच्छा, तो वो इंसान है जिसने तुम्हारे चेहरे पर ये निशान छोड़े। ऐसा इंसान नहीं करते, जानवर करते हैं। और तुम मुझे हैवान कह रही हो? विक्टर ने जाती हुई रोशनी का बाजू पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। तुम्हारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो मुझ पर हाथ उठाए या मुझे टच करे, ओके? जितने एहसान उनके हैं मुझ पर, तुमने लोगों को मारा होगा उतना। समझ आई? अब मेरा बाजू छोड़ो। रोशनी विक्टर के हाथ की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कितनी सफाई से उसने तुम्हारे दिमाग को क्लियर किया है। लगता है तुम्हें तुम्हारे बॉस का सुचेहरा दिखाना पड़ेगा। विक्टर ने रोशनी का बाजू छोड़ा और जेब से मोबाइल निकाला। विक्टर ने फोन निकाल कर रोशनी की तरफ किया। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ये सब देखने की, तो इस मोबाइल को ऑन करते ही पहली वीडियो है, वो देख लेना। और इसके बाद तुम्हें तुम्हारे सो कॉल्ड बॉस की हकीकत सामने आ जाएगी, जिसको तुम फरिश्ता समझती हो, जिसने तुम्हें 12 साल से धोखे में रखा हुआ है। विक्टर के हाथ में फोन था जो उसने रोशनी की तरफ किया था। रोशनी फोन की तरफ देख रही थी, साथ ही उसकी घबराहट में इजाफा भी हो रहा था। इस फोन में आखिर ऐसा क्या है जो विक्टर इतने इत्तेमाद के साथ बात कर रहा है? इससे पहले रोशनी फोन पकड़ती, रोशनी को अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो पीछे रेयान खड़ा था। रोशनी ने रेयान की तरफ देखा और फिर विक्टर की तरफ, और साथ ही विक्टर के हाथ से मोबाइल फोन पकड़ लिया। फोन को ऑन करते ही रोशनी ने मोबाइल की पहली वीडियो निकाली और उसे ऑन करने से पहले दोबारा रेयान की तरफ देखा जो खामोश खड़ा था। विक्टर मुसलसल रोशनी की तरफ देख रहा था। रोशनी ने जैसे ही वो वीडियो ऑन की, उसके पांव तले जमीन निकल गई। वो वीडियो उसकी माँ की थी, जो किसी के पैरों में पड़ी हाथ जोड़कर किसी बात पर इल्तिजा कर रही थी। वीडियो में खड़ा शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। रोशनी की माँ ने जिस आदमी के पांव पकड़े हुए थे, उसने उसे एक ठोकर मारी और चलता हुआ कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मेरी बच्ची को छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हारा सारा कर्ज उतार दूंगी। मेरी बच्ची को छोड़ दो, रोशनी की माँ गिड़गिड़ाती हुई उस आदमी से कह रही थी। रोशनी के बाप ने एक भारी रकम उधार ली थी कारोबार में लगाने के लिए, लेकिन आगे से धोखा मिलने पर वो रकम डूब गई और रोशनी के बाप ने फांसी ले ली। रोशनी की उम्र तब 10 साल थी जब उसके सर से बाप का साया उठ गया था। बाप के कर्ज की वसूली अब उसकी बेटी रोशनी की सूरत में ली जा रही थी, जो बचपन से ही होशियार और फतीन बच्ची थी। रोशनी वीडियो देखते ही इतनी सर्दी में उसके माथे पर पसीने आ रहे थे। वीडियो चलती हुई जब उस आदमी पर आई जिसके पांव पर उसकी माँ ने हाथ रखे हुए थे, वो और कोई नहीं था, वो काया था। मैं तुम्हारी बेटी को तो लेकर ही जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। काया, जो वो इस वक्त माफिया की दुनिया में नया था, 22 साल का नौजवान, जिसका गर्म खून समझदारी से ज्यादा जोश से काम लेता था। उसने रोशनी की माँ को बाजू से पकड़ते हुए दूर फेंका और रोशनी को ले जाने के लिए मुड़ा था कि रोशनी की माँ ने काया का एक पांव फिर से पकड़ लिया। काया ने गुस्से से आकर अपनी कमर के पीछे रखे पिस्टल निकाली और गोली चला दी, जो रोशनी की माँ के दिमाग के आर पार चली गई। रोशनी की माँ को दूसरा सांस नहीं आया और वो वहीं मर गई। अभी वीडियो चल रही थी कि मोबाइल रोशनी के हाथ से गिर गया। जो आंसू उसने अब तक रोक कर रखे थे बारिश की तरह बरस पड़े। अपनी माँ को खून से लथपथ पड़ा देखकर उसने खुद से वादा किया था कि वो अब नहीं रोएगी और माँ के कातिलों को ढूंढेगी। अब वो अपनी माँ के कातिल के साथ ही 12 साल से काम कर रही थी। रिया ने जब रोशनी की यह हालत देखी तो वो आगे बढ़ा। रोशनी ने उसे हाथ से इशारा करते हुए वहीं रुकने का कहा और गर्दन मोड़कर रेयान की तरफ देखा, जिसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, जो रोशनी से 12 साल से ये राज छुपाए बैठा था। तुम्हें पता था ना रेयान ये सब? बोलो बोलो रेयान, रोशनी ने रोते हुए रेयान का गिरीबान पकड़ते हुए उसे कहा, जो आंखें झुकाए शर्मिंदा खड़ा था। क्यों रेयान, क्यों मुझे नहीं बताया कि मैं अपनी माँ के कातिल के साथ काम कर रही हूँ?
इस उम्मीद के साथ कि वो मेरी माँ के कातिलों को ढूंढ निकालेगा। और आज मुझे एक ऐसे शख्स से पता चला है जिसको मैं 4 दिन से जानती हूँ और जिसको मैं 12 साल से जानती हूँ, इतना सब कुछ मानती हूँ। उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। रोशनी की बात पर रेहान खामोश खड़ा था। वो रोशनी का मुजरिम था और विक्टर रोशनी की इस बात पर हैरत से रोशनी की तरफ देख रहा था कि रेहान उसका सब कुछ है। विक्टर की हैरत से आंखें फैल गई। रोशनी, मैंने ये सब तुम्हारे लिए। रेहान बमुश्किल बोला ही था कि रोशनी ने उसे हाथ ऊपर करते हुए चुप रहने का कहा। नहीं, कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए, कुछ भी नहीं किया। रोशनी ने अपने हाथ की पुश्त से अपने आंसू साफ किए और कुर्सी से अपनी जैकेट उठाई और बाहर की तरफ निकल गई। रेहान ने विक्टर की तरफ देखा जो टांग पर टांग रखे, एक बाजू कुर्सी की बैग पर रखे रेहान और रोशनी को देख रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि ये सब होगा। तुमने से इतनी बड़ी बात छुपा कर अच्छा नहीं किया, और वो भी उस काया के लिए जो रोशनी को बात बात पर टॉर्चर करता है। एक तरफ वो तुम्हें अपना सब कुछ मानती है, दूसरी तरफ तुम उसे काया से टॉर्चर होता हुआ देखते हो। अजीब रिश्ता है तुम दोनों का। विक्टर ने लफ्जों को चबा चबा कर कहा। उसके कानों में रोशनी की बात गूंज रही थी जब उसने रेहान को कहा कि वो उसे अपना सब कुछ मानती है। विक्टर ये कहते हुए कुर्सी से उठा और रेहान के पास आया। मुझसे उसके चेहरे के निशान एक दिन बर्दाश्त नहीं हुए तो उसे काया से छुटकारा दिला दिया। तुम कैसे उसके सब कुछ होकर उसे काया की कैद से नहीं निकाल सके? विक्टर ने रेहान को कहा और अपनी जैकेट कंधे पर रखी और रोशनी के पीछे चला गया। रेहान वही खाली हाथ खड़ा रहा। उसे जिस बात का डर था वही हुआ। आज वो खुद को फिर से अकेला महसूस कर रहा था, जैसे वो 12 साल पहले खुद को करता था। विक्टर गाड़ी लेकर रोशनी को ढूंढने निकल गया था। हर जगह देख लिया लेकिन रोशनी का कहीं पता नहीं चल रहा था। एक तरफ विक्टर रोशनी को ढूंढ रहा था तो दूसरी तरफ रेहान। रेहान को जब रोशनी कहीं ना मिली तो उसने विक्टर को कॉल मिला दी। रेहान की कॉल आता देखकर विक्टर ने जल्दी से कॉल उठाई। रेहान की कॉल से भी विक्टर को यही पता चला कि रोशनी कहीं नहीं मिली। विक्टर ने रेहान को हौसला देते हुए कॉल बंद कर दी कि वो रोशनी को ढूंढ लेगा। रात के 2 बजने वाले थे लेकिन रोशनी का कहीं नामो निशान नहीं था। तभी विक्टर के दिमाग ने काम किया। वो जगह जहाँ कोई कमी आता है वो वहीं होगी। विक्टर गाड़ी स्टार्ट करते हुए साहिल समंदर की तरफ निकल गया। साहिल समंदर के पास बने 2 कैफे जिसका जिक्र विक्टर ने उस रात रोशनी से बातों बातों में किया था। विक्टर ने गाड़ी खड़ी की और चलता हुआ कैफे तक आया। कैफे के अंदर आते ही उसकी नजर सारे खाली कैफे में सामने बैठी रोशनी पर पड़ी, जो अपना गम भूलने के लिए शराब के गिलास पर गिलास खत्म कर रही थी। विक्टर ने रोशनी को ऐसी हालत में देखकर कैफे के मैनेजर के पास गया जो कुछ ही फासले पर खड़ा था। क्या दिया तुमने इसे पीने के लिए? विक्टर ने आगे बढ़कर मैनेजर का गिरीबान पकड़ते हुए गुस्से से कहा। वो सर, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी ड्रिंक दो कि मैं अपने सारे गम भूल जाऊं, सारे जख्म ठीक हो जाएं, तो मैंने उन्हें। मैनेजर की बात सुनते ही विक्टर ने टेबल पर रखे ग्लास को सूंघा। एक लड़की को ये पीने के लिए देते हैं? विक्टर ने गुस्से से चिल्लाते हुए मैनेजर को गर्दन से दबोचा। चुप, कौन शोर कर रहा है? पता नहीं मैडम सो रही हैं। रोशनी जो टेबल पर सर रखे शराब के नशे में धुत थी, आवाजें सुनकर बंद आंखों से अपने मुंह पर उंगली रखते हुए बोली। रोशनी की आवाज पर विक्टर ने मैनेजर की गर्दन छोड़ी और रोशनी की तरफ आया। रोशनी उठो, चलो यहाँ से। विक्टर ने रोशनी को बाजू से पकड़ते हुए उठाने की कोशिश की। कौन हो तुम और मुझे क्यों उठा रहे हो? हाँ, गेट आउट। रोशनी ने नशे में विक्टर को जाने का इशारा किया और फिर दोबारा टेबल पर सर रखकर सो गई। रोशनी। विक्टर ने आराम से प्यार से आवाज दी तो रोशनी नहीं उठी, तो विक्टर ने रोशनी को अपनी बाहों में उठा लिया। बात तो तुमने सुननी नहीं होती। विक्टर रोशनी को बाहों में उठाते हुए बाहर की तरफ ले गया। कौन हो तुम? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हेल्प मी, हेल्प मी। विक्टर गाड़ी की तरफ जा रहा था और रोशनी नशे की हालत में चिल्ला रही थी। चुप कर जाओ रोशनी। विक्टर की आवाज पर रोशनी ने अपनी आंखें मूंदते हुए विक्टर को बड़े गौर से देखा। तुम तो वो हो ना जो मूवीज में आता है, वो जो सबको मार देता है, वो। रोशनी बात करते हुए रुक गई। ओह नो, नहीं रोशनी, यहाँ वॉमिट नहीं करनी। विक्टर ने जल्दी से रोशनी को नीचे उतारा और साहिर की रेत पर उसकी कमर से पकड़ते हुए उसे थोड़ा झुका दिया। रोशनी के अंदर जितनी भी शराब थी वो बाहर निकल आई। रोशनी अपना सर पकड़े खड़ी हो गई। मुझे चक्कर आ रहे हैं। रोशनी लड़खड़ाती हुई चल नहीं पा रही थी। जब तुम इतनी शराब वो भी पहली बार पियोगी तो ऐसा ही होगा। विक्टर ने रोशनी को कंधों से पकड़ते हुए उसे समंदर की रेत पर बिठा दिया। यहाँ बैठो, थोड़ा अच्छा महसूस करोगी। समंदर से चलने वाली तेज हवा रोशनी के बालों को छू रही थी और साथ ही साथ उससे निकलते आंसू रेत में जज्ब हो रहे थे। विक्टर ने आगे बढ़कर रोशनी का हाथ पकड़ा
और उसका सर अपने कंधे पर रख दिया। इंसान जब अकेला होता है ना, और उसका रोने को भी दिल करे, तो उसे किसी कंधे की ज़रूरत होती है जिस पर वो अपना सर रखकर अपने सारे गम मिटा दे। विक्टर ने बात करते हुए रोशनी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू की बारिश हो रही थी। उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी माँ के कातिलों को ज़रूर पकड़ूंगा। जब मैं अपनी माँ के पास बैठी थी और वो खून में नहाई हुई थी, उनका खून मेरे हाथ पर लग गया था। वो अपनी खुली आंखों से मेरी तरफ देख रही थी, जैसे कुछ कहना हो। शायद वो बताना चाह रही थी कि ये काया ही तुम्हारी माँ का कातिल है, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। वो तो मर चुकी थी, और मैं अपनी माँ के कातिल को अपना मोहसिन समझ बैठी। मेरी माँ मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी नहीं। रोशनी बात करते हुए रो रही थी, और विक्टर खामोशी से रोशनी का हाथ थामे उसके गम को सुन रहा था। रोशनी जब बात करते हुए चुप कर गई, नहीं बोली, तो विक्टर ने रोशनी की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थी। रोशनी, आंखें खोलो। रोशनी को ऐसे एकदम चुप होता देखकर विक्टर ने रोशनी को कंधों से झंझोड़ा। रोशनी ने आंखें खोलते ही विक्टर की तरफ देखा, जो उसके सामने घुटनों के बल बैठा परेशानी से रोशनी की तरफ देख रहा था। रोशनी ने आगे बढ़कर विक्टर के गले में अपनी बाहें डाल दी। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? रोशनी बात करते हुए विक्टर के करीब हुई। विक्टर रोशनी को यूं अपने करीब होता देखकर उसके चेहरे की तरफ देखा। रो रो कर उसकी नाक सुर्ख हो रही थी और आंखों में झील सी गहराई नजर आ रही थी। रोशनी विक्टर के मजीद करीब आ रही थी। विक्टर को पता था कि वो नशे में है। इससे पहले रोशनी विक्टर के होंठों तक पहुंच जाती, विक्टर फौरन पीछे हो गया। अब तुम्हें घर जाना चाहिए रोशनी। विक्टर ये कहते हुए रोशनी को दोबारा अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी की तरफ ले गया। मैंने कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे, मैंने हवाओं में उड़ना है। रोशनी नशे में बात करते हुए विक्टर के चौड़े सीने पर अपने नाजुक हाथों से मुक्के मार रही थी, जो विक्टर को महसूस भी नहीं हो रहे थे। पहले घर चलो, फिर जहां मर्जी उड़ जाना। विक्टर ने रोशनी को गाड़ी के पास आते ही नीचे उतारा और गाड़ी का दरवाजा खोला। चलो बैठो गाड़ी में। विक्टर ने रोशनी को गाड़ी की तरफ इशारा किया, जो गाड़ी के साथ टेक लगाई खड़ी थी। नहीं, नेवर, मैं यहाँ ही रहूंगी, तुम जाओ यहाँ से। रोशनी ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए विक्टर को कहा, जो दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे रोशनी की तरफ देख रहा था। इस लड़की को संभालना कितना मुश्किल है। विक्टर फिर आगे बढ़ा और रोशनी को उठाते हुए गाड़ी की सीट पर बिठा दिया। रोशनी ने विक्टर की गर्दन में फिर से बाहें डालकर उसकी कैंची बना ली। विक्टर दरवाजा बंद करने के लिए पीछे हुआ तो रोशनी की बाहों की गिरफ्त में खुद को महसूस करते हुए वहीं रुक गया। रोशनी, बस करो अब, हटाओ अपने हाथ। विक्टर ने रोशनी के बाजू को पीछे करना चाहा, लेकिन रोशनी ने विक्टर को गर्दन से एक झटके के साथ अपने करीब किया। तुम पहले वादा करो, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। रोशनी ने मोहब्बत से भरी आंखों से विक्टर की तरफ देखा, जो आधी खुली हुई थी और आधी बंद थी। रोशनी की बात पर विक्टर ने रोशनी की तरफ बड़े ही प्यार से देखा। हवा से बाल उड़कर रोशनी के चेहरे को छू रहे थे। विक्टर ने बहुत प्यार से रोशनी के चेहरे से बाल पीछे करते हुए उसकी तरफ देखा। हाँ, नहीं छोड़कर जाऊंगा, कभी भी नहीं। अब घर चलें? विक्टर ने ये कहते हुए रोशनी के बाजू को बड़े ही प्यार से अपनी गर्दन से हटाया और आगे बढ़कर रोशनी को सीधा किया और गाड़ी की बेल्ट लगा दी, और खुद दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए विक्टर ने एक नजर रोशनी की तरफ देखा, जो अब आंखें बंद किए हुए सो गई थी। थोड़ी देर बाद ही विक्टर रोशनी की फ्लैट के पास था। उसने रोशनी को गाड़ी से निकाला, जो वो सो रही थी, और उसे उठाता हुआ रोशनी के फ्लैट तक ले गया। विक्टर ने रोशनी के फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी पहले ही बनाई हुई थी। दरवाजा खोलते ही विक्टर रोशनी को सीधा उसके बेडरूम की तरफ ले गया और उसे बेड पर लेटा दिया। रोशनी अब नशे की हालत में गहरी नींद सो रही थी। विक्टर ने आगे बढ़कर रोशनी के जूते उतारे और उसको सीधा करते हुए उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया। विक्टर ने अपने फ़ोन से रेहान को कॉल की और रोशनी के आने की इत्तला देकर खुद वहां से चला गया। कंबल की गर्माइश को महसूस करते ही रोशनी ने करवट ली और फिर सो गई।